हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एसी प्लस अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और मैं हूं अनामिका सिंह, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम एंडोक्राइन सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम का बिल्कुल बेसिक वाला सेक्शन बताया था। मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो ग्लैंड्स होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं। एक एक्सोक्राइन होती है, एंडोक्राइन होती है और मिक्स्ड ग्लैंड होती है, जिनके बारे में मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था कि एक्सोक्राइन में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, एंडोक्राइन में कौन कौन सी ग्लैंड आती है और मिक्स्ड में कौन सी ग्लैंड आती है। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके थे और हमने एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट किया था। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली हमें पढ़ना होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, जिसमें मैंने कुछ ग्लैंड्स आपको पढ़ा दी थी। तो चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं आगे की स्टोरी। सबसे पहली चीज तो थोड़ा सा और जान लीजिए, जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं देखी है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो प्लीज पहले तो रिक्वेस्ट है कि इसके पहले वाली क्लास जरूर देख के आइएगा ताकि आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर हो। अभी मैं दूसरी चीज पढ़ाने जाऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा ये कहाँ से अचानक से आ गई है, तो अगर आप वो अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहले तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा फिर से बता दे रही हूँ कि ग्लैंड्स जो होती हैं ये कितने तरीके की होती हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्लैंड्स जो हैं वो तीन तरीके की होती हैं। बस मैं ये एक चार्ट बनवा रही हूँ याद दिलाने के लिए कि कल क्या क्या पढ़ा था, है ना। पूरा नहीं बनाएंगे, बस तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करके बता रही हूँ कि ग्लैंड्स कितने तरीके की होती हैं। तो ये तीन तरीके की होती हैं। अब ये तीन कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने आपको बताया कि एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना। थोड़ा सा ज्यादा ठीक हो गया था वो। सो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड। एक कौन सी ग्लैंड होती है, मिक्स्ड ग्लैंड, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि होती है। अगर मैं एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और अगर मैं मिक्स्ड ग्लैंड की बात करूं तो इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इसे हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्लियर। फिर मैं आपको फिर से थोड़ा सा तीनों में डिफरेंस बता देती हूँ, फिर हम हमारे टॉपिक को जहाँ पे ओवर किया था उससे कंटिन्यू करेंगे। और यदि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। तो जानो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है इसमें सेक्रेशन होता है किस चीज का, तो इसमें स्त्रावण होता है। इसमें स्त्रावण होता है एंजाइम्स का। किसका स्त्रावण होता है, तो इससे निकलते हैं एंजाइम्स। और ये जो एंजाइम्स है ना, सीधे जाकर किस में मिल जाते हैं, तो ये सीधे जाकर डक्ट यानी कि नलिका में मिल जाते हैं। डक्ट यानी कि नलिका में मिल जाते हैं। नेक्स्ट, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है इसमें किस चीज का सेक्रेशन होता है, यानी किस चीज का स्रावण होता है, तो इससे निकलते हैं हॉर्मोन्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे क्या निकलते हैं, हॉर्मोन्स निकलते हैं। और ये जो हॉर्मोन्स है ये जाकर सीधे किस में मिल जाते हैं, सो ये डायरेक्टली इन ब्लड। सीधे जाकर किस में मिल जाते हैं भाई, ब्लड में मिल जाते हैं। सबसे लास्ट में आइएगा कि इसमें किस चीज का स्रावण होता है, तो इसमें स्रावण होता है, इसमें आपके एंजाइम्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके हॉर्मोन्स भी आ जाएंगे। तो इसमें एंजाइम्स भी आ जाएंगे और आपके हॉर्मोन्स भी आ जाएंगे, है ना। हॉर्मोन्स भी आ जाएंगे, दोनों ही चीजें आ जाएंगी। और ये जाकर किस में मिलते हैं, तो ये डक्ट यानी नलिका और ब्लड दोनों में जाकर मिलते हैं। दैट्स इट। ये डिफरेंस पता होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब ध्यान से सुनिएगा इनकी कहानी। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जो एंजाइम्स होते हैं ये डक्ट यानी नलिका में जाकर मिलते हैं, जो हमारे शरीर के किन ही हिस्से में होती है। जैसे इनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़नी होती है, मैंने आपको स्वेट ग्लैंड पढ़ाई थी, मैंने आपको लैक्रिमल ग्लैंड पढ़ाई थी, मैंने आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाई थी, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाई थी, लीवर एक ग्लैंड होती है, लीवर तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ ग्लैंड है, जैसे सबीशियस होती है, मेबोमियन होती है। तो जो ग्लैंड डक्ट यानी जिससे कोई एंजाइम्स निकले और वो सीधे डक्ट यानी नलिका में जाकर मिल जाए, तो बस वही ग्लैंड क्या कहलाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे मैंने कल आपको आईज वाला वो एग्जांपल बताया था, याद करिए। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी आंखें होती हैं, हमारी आंखों में आंखों के ऊपर मेबोमियन ग्लैंड होती है ना, और लेक्रिमल ग्लैंड भी होती है। मैंने आपको बताया था कि आंखों का, आईब्रो का ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से लेक्रिमल ग्लैंड जो है वो निकलती है और सीधा हमारे आंखों के इस सेक्शन में होता है पंक्टम, उससे जाकर कनेक्ट होती है। यहाँ से क्या निकलते हैं, टीयर्स निकलते हैं और यहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं। तभी जब हम रोना स्टार्ट करते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पंक्टम नाम की जगह पर। फिर जब बहुत रोते हैं तो पूरी आंखों से आंसू आते हैं। तो ये ध्यान रखना, तीनों में अंतर समझा रही हूँ कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें ना एंजाइम सीधे डक्ट यानी नलिका में ऐसे मिलते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरे शरीर में जाकर मिलते हैं। इसमें जो हार्मोन्स होंगे ना, ये पूरे के पूरे कहाँ जाकर मिलते हैं, शरीर में जाकर मिलते हैं, है ना। इसमें हार्मोन्स कहाँ पर मिलेंगे, तो आपके शरीर के सभी हिस्सों में ये जाएंगे, ब्लड के माध्यम से जाते हैं। कहाँ, किसके माध्यम से जाते हैं, ब्लड के माध्यम से जाते हैं, और ये पूरे बॉडी में रिएक्ट होते हैं। ये इसका भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे जीटीएच हार्मोन होता है, जैसे एक ग्रोथ हार्मोन होता है, जिसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, जीटीएच तो एक अलग हार्मोन हो जाएगा। तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो कि ग्रोथ हार्मोन भी जाना जाता है, मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली हमारी वृद्धि भी करता है, और हमारे बॉडी में अगर इसकी कमी होती है तो व्यक्ति बौना भी रह जाता है। अब आप एक बात बताओ कि अगर जीएसटीएच हार्मोन जो है किसी में कम मात्रा में निकलेगा और मैं बोलूं कि वो केवल हाथ के ही हिस्से में जाएगा, तो उस व्यक्ति का हाथ ही छोटा रह जाएगा, शरीर बड़ा रह जाएगा। तो ये नहीं होता है, ये सीधे जाकर ब्लड में मिल रहा है। इसका मतलब अगर व्यक्ति लंबा होगा तो पूरे शरीर से होगा, और छोटा होगा तो पूरे शरीर से छोटा होगा। इसलिए ये सीधे किसमें जाकर मिल जाते हैं, ब्लड, और ये तो सीधे डक्ट और ब्लड दोनों में ही जाकर मिलते हैं। आई होप आपको ये तीनों में डिफरेंस वापस से याद आ गया होगा। जिसने नहीं भी पढ़ा हो लास्ट क्लास में, तो मैंने आपके लिए वापस से बता दिया है, तो ध्यान से इसको पढ़ लो, समझ लो, क्योंकि ये चीजें बुक की भाषा में इतना डिफिकल्ट वे में रहती हैं कि हमें समझ में फिर नहीं आती हैं, है ना। चलो आ जाओ अब जल्दी से। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो बताया था, हाँ, ओवर कहाँ किया था, तो मैंने आपको ये बोला था कि जो जीटीएच और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वाला सेक्शन हो चुका था। मैं आपको पीयूष ग्रंथि पढ़ा चुकी थी। पीयूष ग्रंथि के बाद हमारी चल रही थी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये कहाँ होती है, हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड से दो तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन और एक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हमें आज की क्लास में पढ़ना था, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये किस में पढ़ रहे हैं हम, तो ये थायराइड ग्लैंड में पढ़ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। थायराइड ग्लैंड में ये हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे गले में पाई जाती है, इस हिस्से में पाई जाती है। ये लैरिंक्स वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल बीचों बीच पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, जिसके चारों तरफ यहाँ पर क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। और ये फॉलिकल्स मैंने कल भी आपको बताया था कि ये फॉलिकल्स जो होते हैं महिलाओं में, फीमेल्स में थोड़ा सा ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू मेल। फॉलिकल में क्या होते हैं, तो उसको हिंदी में पुट्टिकाएं कहते हैं, जिसमें आयोनाइज्ड फ्लूइड होता है, यानी आयनीकृत द्रव होता है। अगर शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो वो अपने आकार को बढ़ाने लगते हैं, जिसके कारण गोइटर यानी घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट आते हैं थायराइड के बाद अब हम इसके सेकेंड हार्मोन की तरफ, जिसे हम थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहते हैं। जानते हैं इसके बारे में। ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है।
किसकी मात्रा का, कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। इसकी कमी से हड्डी तथा दांत कमजोर हो जाते हैं और अधिकता से पथरी और ऑस्टियोपोरोसिस होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है और यस इससे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली लाइन की, ये हार्मोन क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने की बात आएगी तो वो कौन सा हार्मोन करेगा, तो वो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन करेगा। तो कैल्शियम को बैलेंस करेगा, उसे कंट्रोल करेगा। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अगर इसकी क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो हड्डी और दांत ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, कमजोर। और अगर ये अधिक मात्रा में कैल्शियम आपके शरीर में होगा, या मैं कहूँ इसकी मात्रा अधिक होगी, तो उस व्यक्ति को पथरी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये बोन्स की ही डिसीज होती है ना, ये बोन्स की ही डिसीज होती है जिसमें हमारी बोन्स में छोटे छोटे करके छेद कुछ देखने को मिलते हैं। तो पथरी, ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होगा, अधिकता के कारण होगा, और कमी के कारण क्या होगा, हड्डियां और दांत कमजोर होंगे। क्योंकि हड्डियां और दांत दोनों में ही कैल्शियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैल्शियम की बैलेंस बहुत बहुत जरूरी होता है हमारे बॉडी में। ये बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। हम कितने सारे न्यूट्रिशंस लेते हैं, अगर किसी भी न्यूट्रिशन को आप अधिक मात्रा में लोगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। न्यूट्रिशंस लो लेकिन अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना है। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, हम बोलते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमको सारी चीजें लेनी चाहिए। हमें कार्ब्स भी लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, है ना। और हमें क्या लेना चाहिए, हमें विटामिन्स भी लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। हमें फैट्स भी खाना चाहिए, है ना। और प्रोटीन तो लेना ही चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमें ये सब खाना चाहिए इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम जरूरत से ज्यादा खाएं। अगर हम इन सबको जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो ये हमारे बॉडी में दिक्कत करेगा। अधिकता भी इसकी अच्छी नहीं है, कमी भी अच्छी नहीं है। अब आप फैटी आइटम जरूरत से ज्यादा खा के देखिए, आपको खुद को ही अपने बॉडी में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर आप जरूरत से ज्यादा वसा खाते हैं तो कुछ व्यक्ति बहुत मोटे हो जाते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो भाई आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ऑयली आइटम, फैटी आइटम ज्यादा नहीं खाने चाहिए, इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी होते हैं। अगर आप प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स भी ले रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है। तो हर चीज की एक सीमित मात्रा होती है। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी में क्या करता है, ये कैल्शियम को बैलेंस करके रखता है। क्योंकि अगर कैल्शियम की हमारे बॉडी में कमी होगी तो हमारे बोन्स कमजोर होंगी, बोन्स कमजोर होंगी तो धीरे धीरे बॉडी भी कमजोर होंगी, हाथ पैर में दर्द होगा, लैक्टिक एसिड जो है वो निकलने लगेगा अधिक मात्रा में, जिसके कारण आपके हाथ पैर तेजी से दुखेंगे। इसके अलावा कहा गया, हाँ, अगर अधिकता होगी तो आपको स्टोन यानी पथरी हो जाएगा और ऑस्टियोपोरोसिस होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं। इतनी बार बोलने के बाद तो मुझे जहां तक लगता है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, पराअवटु ग्रंथि जिसे हम कहते हैं। अगली ग्रंथि का नाम क्या है, पराअवटु ग्रंथि। ये जो पराअवटु ग्रंथि है भाई कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी थायराइड के ठीक पीछे पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, तो थायराइड के ठीक पीछे पाई जाती है, बिहाइंड दी थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे पाई जाती है। तो ये रहा इसका डायग्राम, यहाँ पर है थायराइड ग्रंथि, इसी के ठीक पीछे क्या पाई जाएगी, पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाएगी, है ना। इसी के ठीक पीछे ये पाई जाएंगी। अब ध्यान से सुनना, ये जो पैराथायराइड ग्लैंड होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानो। ये सही लगेगा ना, नहीं नहीं लग रहा है, जो ठीक से दिखे। चलो सुनो, मैंने कल आपको कल की क्लास में फॉलिकल्स के बारे में बताया था। हाँ, कल की क्लास में मैंने आपको फॉलिकल्स के बारे में बताया था। तो कुछ इस तरीके का ये डायग्राम रहेगा, ये वाला सेक्शन ऐसा है और ये वाला सेक्शन ऐसा है। कल जैसे ही बना रही हो, है ना। पैराथायराइड ग्लैंड में एक्चुअली ये बात ध्यान रखनी है, थायराइड के ठीक पीछे तो ये होती है लेकिन ये दो के पेयर में होती है, यानी टोटल इसमें 4 फॉलिकल होते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला सेक्शन जो होगा आपका, पहली बात तो ये आपका ट्रैकिया वाला सेक्शन होगा। तो इसे तो आपकी अभी आपको इसकी जरूरत है नहीं, है ना। हमें किसकी जरूरत है, तो हमें इस वाले सेक्शन की जरूरत है जिसमें क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। बट वो क्या बोल रहे हैं, टोटल कितने फॉलिकल है, तो टोटल है 4, मतलब नंबर्स में 2 इधर होंगे और 2 इधर होते हैं। तो टोटल कितने होते हैं, ये 4 होते हैं।
इसको हम बोलते हैं फॉलिकल, हिंदी में जो कि क्या कहलाती हैं, पुट्टिकाएं कहलाती हैं, हिंदी में जो कि पुट्टिकाएं कहलाती हैं। क्लियर? तो कुछ ये ध्यान रखना है। और जानिएगा शेप कैसा होता है, तो ये पी शेप्ड मटर के दाने के आकार की होती है। पैराथायराइड ग्लैंड कैसी होती है, तो ये मटर के दाने के आकार की बहुत छोटी सी होती है। इससे दो इंपॉर्टेंट हार्मोन निकलते हैं, एक तो पैराथॉर्मोन निकलता है और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है ना। अच्छा, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन है और अभी हमने क्या पढ़ा था, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, दोनों में डिफरेंस है। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड से। पैराथायराइड ग्लैंड से दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो सबसे पहले पैराथॉर्मोन के बारे में जानते हैं, जिसे हम कॉलिपस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसे और क्या बोलते हैं, तो ये कॉलिपस हार्मोन भी कहलाता है। जब हृदय में कैल्शियम की कमी हो जाए तब ये हार्मोन मुक्त होता है। ये भी किससे रिलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ये भी कैल्शियम से ही रिलेटेड है। ये भी किससे रिलेटेड है, कैल्शियम से ही रिलेटेड है। और अगर ब्लड में किसकी कमी हो जाए, तो यदि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब ये हार्मोन रिलीज होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करने का काम करता है। इन केस अगर कैल्शियम की मात्रा हमारे बॉडी में धीरे धीरे बढ़ रही होगी तो उसको बैलेंस करने का भी काम कौन करता है, तो वो कैल्सिटोनिन हार्मोन करता है। ये भी ये पैरा कैल्सिटोनिन की तरह ही काम कर रहा है, बस उसमें क्लियरली बोला है कि अगर वो हार्मोन पैरा कैल्सिटोनिन हार्मोन अधिक मात्रा में निकलेगा तो पथरी और ऑस्टियोपोरोसिस होगा, और अगर कम मात्रा में निकलेगा तो हड्डियां और दांत कैसे हो जाएंगे, कमजोर। तो अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़े या कम हो तो ऐसी स्थिति में उसे बैलेंस करने में भी और कौन हेल्प करता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, जो कि थायराइड के ठीक पीछे होता है। तो इसे वर्क करना कैसा हो जाता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। क्लियर? तो पैराथॉर्मोन हो गया है, ये कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब रिलीज होगा, और ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बैलेंस करेगा। नेक्स्ट आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। हिंदी में ये कौन सी ग्रंथि कहलाती है, हिंदी में ये अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है ना। एड्रीनल ग्लैंड जो है अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानी जाती है। चलो ध्यान से सुनो, यह वृक्क के ऊपर, किसके ऊपर, वृक्क बोले तो किडनी के ऊपर टोपिन आकार की एक जोड़ी पाई जाती है। इससे 2 इंच लंबी तथा ये कितनी लंबी होती है, तो ये 2 इंच लंबी होती है, 7 से 8 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। और इस ग्रंथि के दो भाग होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स होता है और एक इनर मेडुला होता है। बाहरी भाग और अंतः भाग से आप इसे याद रख सकते हैं, है ना। बाहरी भाग और अंतः भाग से आप इसे याद रख सकते हैं। दिस इज अवर डायग्राम, जहाँ पे ये आपकी दोनों क्या है, किडनियां है ना, और ये आपका यूरेटर वाला सेक्शन होता है ना, ये इससे कनेक्ट नहीं होता। ये आपका यूरेटर वाला सेक्शन है जो कि आपका यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, जिसमें यूरिन कलेक्ट होती है ना। चलो ध्यान से सुनो, अब इसके ऊपर ये वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पर टोपीनुमा आकार की जो संरचना है, इसके ऊपर जो ये होगा, बस यही क्या कहलाती है, एड्रीनल ग्लैंड कहलाती है। इसी के ऊपर दोनों क्या पाई जाती हैं, एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती हैं। एक आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, उसी का ही पार्ट होता है। आउटर कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो इससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन होता है। आप कहेंगे कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल बहुत प्यारा नाम है, याद करने में दिक्कत आएगी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं तो याद तो करना पड़ेगा। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड मिनरल से याद रख लीजिए कि ये मिनरल से रिलेटेड है, मतलब ये हार्मोन रक्त में जल तथा खनिज लवण की मात्रा का नियंत्रण करता है। दिस हार्मोन कंट्रोल वाटर एंड मिनरल परसेंट इन ब्लड। सिंपल है, हमारे शरीर के अंदर वाटर लेवल की अगर बात होगी या मिनरल्स की बात होगी, उन दोनों को बैलेंस करने का काम या कंट्रोल करने का काम मिनरेलोकॉर्टिकॉइड करेगा। दिस हार्मोन आल्सो कॉल्ड एज लाइफ सेविंग हार्मोन। मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर कोई हार्मोन हमारे बॉडी में वाटर लेवल को बैलेंस कर रहा है, मिनरल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो शरीर के लिए पानी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है ना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लाइफ सेविंग हार्मोन यानी जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ध्यान से सुनना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से ही है, कॉर्टिकॉइड्स है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है,
ये क्या करता होगा, ग्लूकोज से रिलेटेड ये हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स करता है। तो मैंने आपको क्या बताया, जो एड्रीनल ग्लैंड होती है उसमें जो हमारा आउटर कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उससे दो इंपॉर्टेंट हार्मोन बताए हैं, एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बताया है और एक मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बताया है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड नाम नहीं याद हो रहा है तो आप वहां पे मिनरल्स याद रख लो कि मिनरल्स वाटर को कंट्रोल करना, उसे पूरे बॉडी में बैलेंस करने का काम कौन करता है, तो वो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हम ग्लूकोज ध्यान में रखेंगे तो ग्लूकोज को ब्लड में बैलेंस करने का काम कौन करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन ये जैसे हम लिंग हार्मोन भी कहते हैं, ये भी कहां से निकलता है, एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। There are two types of sex hormones secreted by adrenal gland, male hormones। एक होता है एंड्रोजन्स जो कि मेल में होता है और फीमेल हार्मोन होता है जिसे हम एस्ट्रोजन्स कहते हैं। तो जो एड्रीनल ग्लैंड होती है उससे सेक्स हार्मोन निकलता है, जो कि मेल में क्या निकलता है, तो एंड्रोजन निकलता है और फीमेल में एस्ट्रोजन निकलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा दो प्रकार के, ये हिंदी में लिखा है, उसी को ऊपर बस बता दिया मैंने। नेक्स्ट आते हैं एड्रेनालिन की, अगर मैं बात करूं तो ये आउटर कॉर्टेक्स तो हो गया ना, ये इनर मेडुला का पार्ट है। ये किसका पार्ट है, इनर मेडुला। फोर्थ नंबर लिखा है, घबराइएगा नहीं क्योंकि ये फोर्थ नंबर का हार्मोन है। एड्रेनालिन एक हार्मोन होता है तो हम उसको इनर मेडुला में पढ़ेंगे। उस हार्मोन को नहीं, एक्चुअली इस हार्मोन को एड्रेनालिन आल्सो कॉल्ड एज फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन। एक्चुअली ना ये इमरजेंसी के टाइम रिलीज होने वाला एक हार्मोन होता है। अब हमारे बॉडी में इमरजेंसी कब आती है, जब आता है स्ट्रेस, जब होता है डर, जब हमें बहुत टेंशन होती है, तो उस समय जो हार्मोन रिलीज होता है वो एड्रेनालिन हार्मोन होता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, उड़ो लड़ो हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन तो हिंदी में होगा, इंग्लिश में इमरजेंसी हार्मोन होगा। This hormone increase blood glucose level and provide energy during stress condition। अब ये क्या करता है, संकट की स्थिति में या भय या तनाव की स्थिति में ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता है, बैलेंस करने का काम करता है, ताकि हमारे बॉडी में जो ऊर्जा यानी कि एनर्जी है वो हमें भरपूर मात्रा में मिल सके। ग्लूकोज ये हमारे बॉडी में एनर्जी देता है, क्योंकि ग्लूकोज एक तरीके का क्या होता है, क्योंकि कहाँ गया ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम ही होता है प्रोवाइड्स एनर्जी, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ये हमें शरीर में क्या देता है, ऊर्जा देता है। तो हमने क्या देखा एड्रेनालिन हार्मोन के बारे में, ये कैसा हार्मोन होता है, जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, जब हम बहुत परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो उस समय ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज को क्या करता है, नियंत्रित करता है, उसको बढ़ाता है, ताकि हमारे बॉडी में जो एनर्जी हमें उस समय ज़्यादा चाहिए तो वो हमें मिल सके, हम उस कंडीशन को अच्छे से फेस कर सकें, झेल सकें, बर्दाश्त कर सकें, हमारे बॉडी पे उसका कोई रिएक्शन ना हो, हम बीमार ना हो, हमारी तबीयत ना खराब हो उस स्थिति में। तो इस हार्मोन को एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, इस हार्मोन को और क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन। क्लियर। तो चार तरीके के हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं, जो कि हमने देखे, एक होता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक होता है सेक्स हार्मोन और एक होता है एड्रेनालिन। आई होप आपको ये चारों ही हार्मोन अच्छे से समझ में आ गए। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड बिल्कुल यहाँ सेंटर में होती है ना, इसे थर्ड आई भी कहा जाता है, इसे हम तीसरी नेत्र, तीसरी आंख भी कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड फाउंड इन ब्रेन, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ओके, अभी बताया मैंने आपको, सेंटर में होती है ना। इट इज अबाउट 0.3 to 0.5 ग्राम इन वेट। इसका वेट लगभग कितना होता है, 0.3 से 0.5 ग्राम होता है। और शेप में कैसी होती है, तो मटर के दाने के आकार की एक तरह से होती है, जिसे हम पी शेप्ड कहते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इसे हम पूरे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारे पूरे शरीर की। पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में भी अगर पूछेंगे, देखो पूरे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि तो है ही, लेकिन एंडोक्राइन में भी अगर बोलेंगे तो पूरे शरीर की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में तो ये आती ही है, तो उसकी भी क्या होगी, सबसे छोटी ग्रंथि। दिस ग्लैंड कंट्रोल स्लीपिंग साइकिल सो दैट इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक एंड थर्ड आई ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी में स्लीपिंग साइकिल को क्या करती है, कंट्रोल, सोने जगने का जो चक्र है उसे नियंत्रित करने का काम करती है, इसलिए इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। और
ये थर्ड आई भी होती है हमारे शरीर की, और हमारे बॉडी की तीसरी आंख भी होती है, जो कि मैंने अब भी आपको बताया था। सो ये हो गई पीनियल ग्लैंड, लोकेशन बता चुकी हूँ, बिल्कुल सेंटर में होती है, वेट 0.3 से 0.5 ग्राम लगभग इसी के आसपास होता है ना, मटर के दाने के आकार की, पी शेप्ड है, दैट्स इट। चलो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट आते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दिस ग्लैंड इज फाउंड इन चेस्ट, कहाँ पर पाई जाती है? चेस्ट में पाई जाती है। ओके, हम इस पर अंडरलाइन कर लेते हैं कि चेस्ट में पाई जाती है, जस्ट बिटवीन बोथ लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है ना, हमारे दोनों लंग्स यानी फेफड़ों के बीच में ये पाई जाती है। दिस ग्लैंड सेक्रीट थाइमोन हार्मोन, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? तो ये थाइमोन हार्मोन या थाइमोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। ये गैप आगे कोई इशू नहीं है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड लिम्फ नोड्स। ये क्या करती है ना, तो ये हमारे शरीर के अंदर, अच्छा लिम्फोसाइट्स तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, है ना, जो कि लिम्फ नोड से ही बनते हैं। तो ये लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? ये एक तरीके की डब्ल्यूबीसी होती है, एक तरीके की क्या, ये डब्ल्यूबीसी ही है। जैसे आरबीसी बोले तो एरिथ्रोसाइट्स, है ना, वैसे ही डब्ल्यूबीसी बोले तो लिम्फोसाइट्स, प्लेटलेट्स बोले तो थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? तो ये हार्मोन लिम्फोसाइट्स बनाने के लिए लिम्फ नोड्स को क्या करती है? प्रेरित करती है, और उसी की हेल्प से ये बनते हैं। This gland is larger in child and get disappear is with the old age. ये ग्रंथि बच्चों में आकार में बड़ी होती है, और जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है इसका आकार धीरे धीरे करके कैसा होता जाता है? छोटा होता जाता है। ठीक है, इसकी बात चल रही है, थाइमस ग्लैंड की बात चल रही है, जो कि बेसिकली चेस्ट में पाई जाती है, दोनों लंग्स के बीच में पाई जाती है। थाइमोसिन हार्मोन इससे निकलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स। ये टी सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, विच आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इम्यून सिस्टम मतलब जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, हमें बॉडी में एनर्जी दे, ताकत दे। इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल डब्ल्यूबीसी होती है। उसका काम ही होता है हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करना, है ना, एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करना। तो इसका प्राथमिक कार्य टी कोशिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना होता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलो, तो ये भी हो गया हमारा थाइमस ग्लैंड, दैट्स इट, इतना ही था, है ना। जितनी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। हर एक सेक्शन से जहां जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो पहले तो ये चार्ट मैंने आपको बताया था, कहाँ गया वो चार्ट? इस चीज का ध्यान रखना, ये वाला सेक्शन कल मैं सिंपली आपको समझा चुकी हूँ। इसमें भी कुछ ग्लैंड्स कल मैंने आपको बता दी थी, है ना। मिक्स्ड ग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि निकल होती है, जिससे एंजाइम्स भी निकलते हैं, हार्मोन्स भी निकलते हैं। आपको याद होगा जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो बस डाइजेस्टिव सिस्टम वाले सेक्शन में जाना, उसमें सबसे लास्ट वाले सेक्शन में जाना, तो वहां पर मैंने लीवर भी पढ़ाया है। जैसे इसमें लीवर मैंने कल केवल लिखवाया था, बिकॉज मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ उसको। ऐसे ही पेनक्रियास भी बहुत डिटेल में वहां हम पढ़ चुके हैं। ये बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड बनना होता है सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो मैंने आपको पढ़ा दी। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। अब इससे पता है क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये देखो मैं आपको बताती हूँ इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं इसी के ही। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों के कितने जोड़े मौजूद है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? 2 पेयर्स, 3 पेयर्स, 4 पेयर्स या 5 पेयर्स? तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, 3 के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। अब वो 3 पेयर्स कौन कौन से होते हैं? वो 3 पेयर्स कौन कौन से होते हैं? तो वो 3 जोड़े के बारे में भी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था। याद करिएगा, अगर याद आ जाए तो। हमने एक पढ़ा था, एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सबलिंगुअल ग्लैंड, और एक होती है सबमैंडिबल ग्लैंड। एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, एक होती है सब लिंगुअल ग्लैंड, और एक होती है सब मैंडिबल ग्लैंड, सब मैंडिबल ग्लैंड। एक दांत के नीचे होती है, एक जबड़े के नीचे होती है, और एक कान के नीचे पैरोटिड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका करेक्ट आंसर था बी।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होती है? विच ग्लैंड इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन? तो ये तो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था और हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं ये तो। अच्छा, लीवर कौन सी ग्लैंड है? तो लीवर मैंने आपको बताया था कि ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ओके, और यहाँ पर पूछा है कि एक्सो और एंडो दोनों। गॉल ब्लैडर की अगर मैं बात करूं तो ये कोई ग्लैंड होती नहीं है ना। और अगर मैं ग्लिसन्स कैप्सूल की बात करूं तो ये भी ग्लैंड नहीं होती है। सो पैनक्रियास क्या होती है? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है ना। ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, जिससे क्या निकलते हैं? तो जिससे एंजाइम्स भी निकलते हैं और इंसुलिन नाम का हार्मोन भी निकलता है। इंसुलिन नाम का हार्मोन भी निकलता है। और एंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये भी नोट डाउन कर लो भाई। अगर आप एंजाइम्स की बात करोगे ना तो वो कौन कौन से निकलते हैं? तो एक तो निकलता है ट्रिप्सिन, एक निकलता है एमाइलेज और एक निकलता है लाइपेज। और हार्मोन कौन सा निकलता है? इंसुलिन नाम का हार्मोन इससे निकलता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन नाम का हार्मोन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैंक्रियास सेक्रीट्स, अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग जो है वो स्रावित करता है। अंतःस्रावी भाग मतलब एंडोक्राइन वाला सिस्टम किस चीज का श्रावण करता है? इंसुलिन का, ग्लूकेगॉन को, या फिर ए और बी दोनों, या फिर एचसीएल? इसका करेक्ट आंसर है दोनों। ये दोनों का ही क्या करता है? श्रावण करता है। मैंने भी एक ही लिखवाया था लेकिन ये दोनों का ही करता है। मैं वहां पे केवल समझा रही थी, तो ये मत सोचना कि एक ही बताया था तो एक ही निकलता है ना। इससे दो एक्चुअली ना, ये लीवर से, लीवर में स्टोर होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, फिर वहां से ये ग्लूकेन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर मैं बात करूं बाइल जूस कहाँ से निकलता है? लीवर, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। तो पैनक्रियास का अंतःस्रावी भाग क्या स्रावित करता है? तो ये दोनों ही चीजें स्रावित करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है? लीवर है, पैनक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, या फिर लंग्स है? तो मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी एंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हो जाएगी? पैनक्रियास। ये होगी फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड। और अगर सेकंड पूछेंगे ना तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी हो जाएगी? पैनक्रियास। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो पैनक्रियास अग्नाशय होती है। डॉर्फिस में कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी, बौनापन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है? बिल्कुल भी नहीं, ऑक्सीटोसिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है ना। मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड था वो। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन होगा, है ना। ग्रोथ हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? तो ये एसटीएच हार्मोन होता है। एसटीएच हार्मोन बोले तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ये होता है ना, जो बेसिकली हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार अगर ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलता है ना, कम मात्रा में निकलेगा तो फिर तो पता ही है आपको क्या हो जाएगा? बौनापन, डॉर्फिज्म जिसे हम कहते हैं। अधिक मात्रा में निकलेगा तो उसे भीम कायत्व कहते हैं, है ना। भीम कायत्व भी बोलते हैं और अधिकायता भी बोलते हैं, अधिकायता भी कहते हैं, जिसमें शरीर लंबाई के साथ साथ भद्दा होता जाता है और इसमें शरीर जरूरत से ज्यादा लंबा होता है, और इसमें लंबे के साथ साथ भद्दा होता है ना। तो ये कुछ दो चीजें इसमें मैंने आपको अलग से बताई। दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हो। मैंने कुछ ही क्वेश्चन लिए केवल ये समझाने के लिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इजी है तो कैसे आएंगे, डिफिकल्ट है तो कैसे आएंगे। कुछ मैंने वैसे बेसिक से ही क्वेश्चन लिए थे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं लिए थे। दैट्स इट, यहाँ पर आपका एंडोक्राइन सिस्टम वाला टॉपिक जो है वो ओवर होता है। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप स्टेट एजे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आप हमारे विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं।
और अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सिंगल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे अगर आपका मन है कि आपको केवल मैथ्स पढ़नी है, अगर आप चाहते हैं केवल रीजनिंग पढ़ना है, केवल साइंस ही मुझसे पढ़ना है आपको, या फिर पॉलिटी या हिस्ट्री, मतलब आपको सिंगल सिंगल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप उसके लिए भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स परचेस करने की फिर आवश्यकता नहीं है ना। अब देखो, एग्जाम देना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता या पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, देना तो खैर इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल पढ़ते चलें ये ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन हमसे बन भी रहे हैं या नहीं। हो सकता है कि हमारा पढ़ने का तरीका थोड़ा सा गलत हो, क्योंकि क्लास में हम तो आपको पूरी थ्योरी करवा देते हैं, हम आपको प्रैक्टिकली भी जितनी चीजें होती है वो सब बता देते हैं, लेकिन घर पे तो आपको खुद से पढ़ना होता है। जब हम खुद से पढ़ते हैं, कई बार पढ़ा हुआ चीज भी हमारी गलत हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या लगाने होते हैं, टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट सीरीज, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है आज की क्लास में, ये इसके पहले की भी जितनी क्लासेस हैं, उन क्लासेस की भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हर क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी, साथ ही साथ आने वाली क्लासेस की भी पीडीएफ मिलेंगी। सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। एंडोक्राइन सिस्टम ओवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे, पोषण के बारे में पढ़ेंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, है ना, और कितनी नहीं लेनी चाहिए, हर एक चीज पर डिस्कशन होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।